एज लर्निंग मतलब सेल्फ या फिर पीयर। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, जब आप खुद से प्रकाश डाल रहे हैं भाई मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए, कैसे इंप्रूव करूं, या आपने अपना एक टेस्ट करके अपने दोस्त को दे दिया यार मेरे से पूछियो, मेरे से ये वाले टॉपिक सुनियो, तो वो बताएगा कि भाई ये वाला गलत बताया, ये वाला सही बताया। तो ये पीयर असेसमेंट यानी सहकर्मी आकलन या सहपाठी आकलन हो गया। फिर है समेटिव असेसमेंट। ऐसे होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पार्ट, ऑफ लर्निंग, जिसमें आप योगात्मक आकलन, मतलब आप क्या चाहते हैं, आप जजमेंट के लिए होता है ये, इतने परसेंट आए साल के एंड में, ठीक, सीटेट में इतने परसेंट आए, वो समेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव क्या है कि आज मॉक टेस्ट में इतने आए, बाद में सुधार हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, या फीडबैक के लिए होता है, ये जजमेंट के लिए होता है समेटिव असेसमेंट। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ये फॉर लर्निंग में मिलेगा, लेकिन मिल यहां भी सकता है किसमें, एज लर्निंग में भी, कि आप सुधार की गुंजाइश आप में बनी रहेगी। बात सही है या नहीं है, बात सही है नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यहां पे भी आपको रचनात्मक आकलन मिल जाएगा कि आपको फीडबैक मिल गया खुद से, अपने दोस्त से, कि कहां इंप्रूवमेंट की हमको जरूरत है। ए बी डी कहीं दिख रहा है बी ऑप्शन में, जो कि आप लोग सही जवाब दे ही रहे हैं, 55% लोग। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स द करिकुलम ऑफ ईवीएस शुड इंक्लूड कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू। कक्षा 5 के बच्चों के लिए ईवीएस में किस तरह की चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, सेल्फ से संबंधित, होम से संबंधित, स्कूल, नेबरहुड एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। क्या कक्षा 5 की बात हो रही है तो बच्चा खुद से अब बाहर की ओर जाएगा अपने एनवायरमेंट में, तो डी ऑप्शन ऑफ कोर्स सही उत्तर है, नेबरहुड एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। भाई आसपास की सराउंडिंग्स ईवीएस में आती है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज कहते हैं हम इसको, जिसमें सोशल स्टडीज और आपका साइंस और ईवीएस तीनों ही सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड होते हैं। कक्षा 3 से 5 में, कक्षा 1 से 2 में आपकी बुक ही नहीं होती ईवीएस की, आप लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू ईवीएस पढ़ते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, एन असेसमेंट टूल which collects not just the best but all kinds of child's work or activities done over a period of time is known as। यानी एक आकलन का उपकरण है जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के जो भी क्रियाएं हैं या जो भी उसका काम है बेसिकली, उसको एक समय अवधि में एकत्रित किया जाता है, पीरियड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक समय अंतराल के। पोल वाली दीदी इतनी फास्ट नहीं, पोल वाले भैया हैं, देखिएगा बताइएगा। ए ऑप्शन 65% लोग कह रहे हैं। देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है कि कोई एक स्पेसिफिक इवेंट हुआ, आज बच्चे ने सर फोड़ दिया किसी का, हालांकि नहीं करना चाहिए ऐसा, बट कोई घटना घट सकती है, या कोई और विशेष घटना घट गई किसी दिन, कोई पर्टिकुलर कोई डायरी नहीं लाया बच्चा, कुछ और नहीं हुआ, तो वो सब क्या हुआ, वो आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में जाता है, किसी एक घटना का या किसी एक दिन का वृत्तांत है वो, तो इसलिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की बात हो रही है। रूब्रिक एक तरह का पैमाना होता है, पैमाना समझ रहे हो ना, मतलब एक स्केल है कि इसके तहत इतने परसेंट मुश्किल क्वेश्चन, इतने परसेंट आसान क्वेश्चन, तो वो भी बात नहीं हो रही है। ये सारे टूल्स हैं बच्चे के आकलन के सीसीई में जो यूज किए जाते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होते हैं, सभी प्रकार की जितनी भी चीजें सब क्यूमुलेटिव में आ जाती हैं, एक तरह का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का ही एस्पेक्ट कह सकते हैं हम पोर्टफोलियो को, बट थोड़ा सा डिफरेंस यहां होता है। तो यहां अगर ये क्यूमुलेटिव भी मान लेते तो हम इसको गलत कह नहीं पाते, लेकिन क्योंकि जब इस तरह की बात होती है कि असेसमेंट टूल है जो कलेक्ट करता है ना कि सिर्फ बेस्ट वर्क बल्कि सभी तरह की एक्टिविटीज को एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यदि ये होता शुरुआत से जब से बच्चा स्कूल में और जब तक निकलेगा, तो वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि संचयी रिकॉर्ड हो जाते वो, कि बच्चे की हेल्थ से लेकर के उसकी मॉरल एस्पेक्ट से लेकर के कब उसने चोरी की, बहुत अच्छा काम किया, किसी की मदद की, सब कुछ आ जाता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में, क्योंकि वो संचित हैं धीरे धीरे धीरे। वो बोलते हैं संचित कर्म जैसी चीज है कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं, जब से बच्चा स्कूल में और जब तक निकलेगा तब तक सारा कुछ उसमें होगा, वो है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। लेकिन जो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए इस साल आपने क्या रिकॉर्ड किया, वो एक आपका पोर्टफोलियो में स्टोर हो जाएगा, जो भी बच्चे की अचीवमेंट्स हैं या जो बाकी अदर वर्क भी हैं वो सभी आपके इसमें आ जाएंगे। जबकि क्यूमुलेटिव में उसका कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, मॉरल, हेल्थ कार्ड, वो सब कुछ आ जाता है। सॉरी, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, पोर्टफोलियो यहां पे सही जवाब होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या कहता है, समझेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, फटाफट से बताइएगा। मैथ्स पेडागोजी में बात की थी कार्डिनल और ऑर्डिनल की, ईवीएस में इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, बिहेवियर स्किल्स, एनेक्डोटल, बिल्कुल। मिस्टर थॉर्नडाइक कह रहे हैं पीडीएफ नहीं मिला है।
या कुछ रीजन से इस बार पीडीएफ आपका यूट्यूब वाला डिले हुआ है, तो आपने ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो की ही होगी, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। ये वाले सेशंस का आपको पीडीएफ साथ के साथ मिल जाएगा, बाकी सेशंस का भी मैं ट्राई करती हूँ अगर आपको पीडीएफ मिल पाता है तो। बैच में तो मिल ही जाएगा, यहाँ जो है थोड़ी संभावना अब कम लग रही है, देखिएगा। तो वो आप सेशन से रिवाइज कर लीजिएगा उसको कृपा करके। 75% लोग ईवीएस इज विजुअलाइज्ड एज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बिकॉज, भाई हम इसको एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कह रहे हैं, इसी की बात कर रही थी मैं थोड़ी देर पहले। तो ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि इट ड्रॉज इनसाइट्स फ्रॉम द साइंसेस, सोशल साइंसेस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। बात सही लग रही है, सुंदर लग रही है सुनने में। इट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स इन दी स्टडी ऑफ ईवीएस। इसलिए इंटीग्रेटेड नहीं कह रहे कि पेरेंट्स को, टीचर्स को इंक्लूड करते हैं, इंटीग्रेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 विषय इसमें समाहित हैं। वो कौन से हैं? साइंस भी है, सोशल साइंस भी है और ईवीएस तो है ही अपने आप में। इसलिए क्योंकि जब बच्चा ईवीएस पढ़ रहा है तो क्योंकि वो साइंस और सोशल साइंस को या सोशल स्टडीज को बांट के नहीं देखता, वो उसके एनवायरमेंट का ही हिस्सा है। पेड़ लगा हुआ है तो वो ये नहीं कहेगा अरे ये तो ज्योग्राफी का हिस्सा हो गया, उसके लिए वो उसके एनवायरमेंट का हिस्सा है। या उसने अगर समाज में कोई मुद्दा देखा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो ये कहेगा अभी सोशल साइंसेज या सोशल स्टडीज हो गया, वो कहेगा ये भी उसका एनवायरमेंट का हिस्सा है। अगर एनवायरमेंट में कोई और एक्टिविटी, बारिश होते हुए देख रहा है तो वो ये नहीं कहेगा अभी ये ईवीएस के अंदर पढ़ा था मैंने। ये तीनों ही एस्पेक्ट इंटीग्रेट हो गए एक ही सब्जेक्ट में जो ईवीएस है, जिसमें आपका विज्ञान भी आ गया, आपका सामाजिक विज्ञान भी आ गया और आपका एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरणिक शिक्षा भी आ गई। तो इसलिए इंटीग्रेटेड कहा जाता है क्योंकि तीनों सब्जेक्ट इसमें जुड़े होते हैं, कक्षा 3 से 5 तक की अगर हम बात करें। इट इंटीग्रेट्स कम्युनिटी इन दी लर्निंग ऑफ ईवीएस, इसलिए इंटीग्रेटेड थोड़ी कह रहे हैं, उसका रीजन है। ये सारी बातें अपनी जगह सही होंगी लेकिन बेस्ट ऑप्शन ए है। इट इंटीग्रेट्स एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कशंस इनटू द लर्निंग ऑफ ईवीएस। जो बेस्ट या सही सटीक जवाब है उसका वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बिकम द मेजर मीडियम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ईवीएस, यानी ईवीएस में सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए, है ना? सबसे सटीक माध्यम या मीडियम किसको बनाएं? टीचर्स को बनाएं, स्टूडेंट्स को बनाएं, एनवायरमेंट को बनाएं या पेरेंट्स को बनाएं? हमें पता है ट्राइपोलर एजुकेशन की बात कौन करता है? जॉन डुई करते हैं। वो कहते हैं 3 पोल्स हैं, त्रिध्रुवीय है एजुकेशन। एक तरफ टीचर है, एक तरफ स्टूडेंट है, एक तरफ एनवायरमेंट है। या फिर आप इसको करिकुलम कह लीजिए या फिर आप इसको कंटेंट कह लीजिए। ये है ट्राइपोलर एजुकेशन। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ चुका है पहले, है ना? सीडीपी में पूछ लेगा। बट हमें पता है कि और 2 पोलर की या बाइपोलर की अगर हम बात कर रहे थे तो एडम ने कहा था कि बाइपोलर होती है, सिर्फ टीचर होता है और स्टूडेंट होता है, लेकिन बाद में एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है और यहां तो एनवायरमेंट ही पढ़ाने की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें एनवायरमेंट की तो एनवायरमेंट सबसे बड़ा मीडियम होना चाहिए एनवायरमेंट पढ़ने के लिए। भाई अगर हम किसकी बात करें? हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो एनवायरमेंट में ले जाकर के सिखाएं ना, बजाय कि उसको पेपर पे पढ़ाने के। हिंदी कितने महान व्यक्ति ने टाइप किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो मैं पढ़ पा रही हूं लेकिन, है ना? ये हल्का सा वो हिंदी के अंदर भी तोड़ के निकाल करके, ये एक्चुअली हमारे टाइपिस्ट जी की गलती नहीं है, ये हमारे उन्होंने टाइप किया होगा विंडोज में और हमारा जो सिस्टम है जो मैं यूज करती हूँ वो मैक है, तो कुछ तो गड़बड़ होकर के और वो फाइल इधर उधर मिक्स करने में ये रिजल्ट आ गया आपके सामने। अदरवाइज ये ठीक रहेगा, कल से मैं थोड़ा सा देख भी लूंगी, मैथ्स पेडागोजी भी कराएंगे, डोंट वरी। तो एनवायरमेंट सबसे बड़ा मेजर मीडियम होना चाहिए। जब आप एनवायरमेंट सिखा रहे हो तो एनवायरमेंट में ले जाकर के सिखा दो ना। टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स ये मेजर नहीं है, एनवायरमेंट मेजर है। बच्चा क्योंकि एनवायरमेंट में रहता है ना, तो रियल लाइफ से सिखा दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनवायरमेंटल स्टडीज एट द प्राइमरी लेवल इज टू, यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। मैं पढ़ रही हूं हिंदी साथ साथ, परेशान मत हो, है ना? देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करें न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। ईवीएस को प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करें तो इसका इंट्रोड्यूस करना है तो एट द प्राइमरी लेवल इज टू अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन सर्वाइवल बट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। एनवायरमेंटल या एनवायरमेंटल स्टडीज का यही उद्देश्य है। बात तो सही लग रही है, फिर भी पढ़ लेते हैं। एप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, स्टडी द एनवायरमेंट टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पोल्यूशन। सिर्फ पोल्यूशन ही एक प्रॉब्लम है क्या एनवायरमेंट में? एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, यानी बच्चा जहां एक्सप्लोर कर सके। मोस्ट एप्रोप्रिएट रैशनल, यानी सबसे सही तर्क एनवायरमेंट पढ़ाने का कहां पे? आपके प्राइमरी लेवल पे। बताइएगा।
देखो हमें पता है कि एनवायरमेंट बच्चा होलिस्टिकली देखता है, क्या है, होलिस्टिकली देखता है, और इसीलिए हमने ईवीएस में ही 3 सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया हुआ है, नहीं तो साइंस अलग पढ़ाते, सोशल साइंस अलग पढ़ाते और सोशल स्टडीज अलग पढ़ाते एनवायरमेंट प्राइमरी लेवल पे। तो इन सब से ये सारे ही जवाब सही हैं, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन आपका ए ही है कि हम उसकी सराउंडिंग को इंक्लूड कर रहे हैं एक होलिस्टिक मैनर में, ताकि वो सभी लाइफ फॉर्म्स के प्रति एक सेंसिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सके। क्वेश्चन नंबर 22 है, आफ्टर टीचिंग द थीम प्लांट्स मीना कंडक्टेड अ फील्ड विजिट ऑफ स्टूडेंट्स टू द पार्क, दिस वुड सपोर्ट द स्टूडेंट्स टू। अब आपको पता है 6 थीम्स हैं, चिल्ला चिल्ला के बताओ घर वालों को, 6 थीम्स हैं ईवीएस में। कौन सी हैं वो 6 थीम्स? उनके अंदर एक सब थीम है प्लांट, फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो है ना। तो 6 थीम्स के अंदर एक सब थीम है प्लांट। हाँ, हिंदी कम संस्कृत ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल सही समझो अंशु आप। ये देवनागरी को ना खोल के रख देता है, ये पहले मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी 2018 में जब मैं खुद टाइप किया करती थी, तो उस टाइम पे फिर बाद में बड़े तरीकों से उसको सॉल्व किया था। तो ये क्या करता है, वो देवनागरी को पूरा खोल के रख देगा, तो वो पढ़ने में दिक्कत होती है। मुझे आदत हो गई उस टाइम की वजह से, अदरवाइज मैं भी सही ना पढ़ पाऊँ, ये देख के शुरुआत में ऐसा ही लगता है। देखिएगा एक बार, अगर हम आज मैनेज कर लो, कल से इसको ठीक कर देंगे। अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन, आप लोग कह रहे हैं मतलब प्लांट्स पढ़ाते समय मीना जो कि एक टीचर है, उन्होंने एक फील्ड विजिट कंडक्ट की, पार्क ले गई और वहां पे प्लांट्स को दिखाया। इसके बारे में इससे क्या क्या सपोर्ट मिलेगा स्टूडेंट्स को? मेमोराइज करेंगे, रट्टे लगाएंगे? नहीं। रिकॉग्नाइज द प्लांट्स इन द पार्क, पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी जिनके बारे में पढ़ाई की थी, बात तो सही लग रही है। कोरिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशंस, ये बात भी सही लग रही है। हैव फन इन द पार्क, ये बात गलत लग रही है कि फन के लिए और भी बहुत तरीके हैं। मूवी ले जा सकते थे बच्चों को, कहीं भी ले जा सकते थे 1700 जगह, लेकिन फन के लिए सिर्फ हम 87% लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि सही है कि पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी। सिर्फ पहचानना क्यों है? सिर्फ पहचानने के लिए बात थोड़ी हुई, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की बात थोड़ी हुई होगी। ये भी एक पॉइंट हो सकता था यदि सी ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। जो भी क्लासरूम में प्लांट्स के बारे में सीखा था वो सब वो कोरिलेट कर पाएंगे जब वो रियल लाइफ में उस चीज को देखेंगे। ये एनसीएफ भी कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहेगी कि भाई रियल लाइफ से जोड़ दो लर्निंग को। तो इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास सी है। भाई हम वो ऑप्शन चूज करते हैं जो बेस्ट हो बाकियों से, या तो बाकियों को अपने अंदर इंक्लूड करता हो या बाकियों से बेटर हो। यही 2 चीजें होती हैं पूरे आपके पेडागोजी में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, while doing a map reading activity, Jayanti asked her friend, why is our village divided from neighboring town by lines on the map? When I go to sell vegetables to the town with my father, I do not see any such lines. What is Jayanti doing? मतलब जयंती एक बच्ची है, मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान, यानी बच्चों को मैप रीडिंग सिखाई जा रही थी कि मैप रीड करके कैसे समझते हैं कौन सी दिशा कहाँ है, एंड ऑल दिशाओं का ज्ञान करा रहे हैं उनको ईवीएस में। तो मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित किया गया है। होती है ना मैप्स पे लाइंस होती हैं। जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती कि एक गांव से दूसरे गांव जाते समय बीच में रेखाएं हों जैसे मैप पे होती हैं, वैसी नहीं होती। जयंती क्या कर रही है, मतलब जयंती क्या करने की कोशिश कर रही है। ये जो बच्ची है जब वो टॉपिक पढ़ रही है क्लासरूम में, जो उसने रियल लाइफ में देखा है वो चीजें कुछ कुछ वहां पे मैच नहीं हो रही हैं, मतलब कुछ तो वो हायर लेवल थिंकिंग कर रही होगी, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है रिलेटिंग अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद द क्लासरूम एक्टिविटीज, बात तो सही लग रही है। अप्लाइंग हायर ऑर्डर थिंकिंग टू क्लासरूम एक्टिविटी, ये बात एकदम सही है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा इस बात पे ध्यान दे। उसने अपने दिमाग में एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये होती है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स कहते हैं इनको, HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्या होती है? हाँ समझ लिया, ठीक है, नॉलेज हो गई, अप्लाई कर लेंगे, कहीं देख लेंगे जब जाके लाइन होती है नहीं होती। लेकिन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्या है? जो उसने एक्सपीरियंस किया था उस चीज का उसने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया कि क्या मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया इस तरह का, अच्छा वो तो अलग था। फिर वो सिंथेसाइज कर रही है, अपना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, एवेल्युएट कर रही है, मूल्यांकन कर रही है, क्या मैंने पढ़ा है वो सही है या नहीं है। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग लग रही है बच्चे की, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल लग रही है, जो कि एकदम सही बात है। ये बात तो एकदम फैक्ट है कि ये करने की कोशिश कर रही है बच्ची। एक्सप्रेसिंग अ नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट हर एनवायरमेंट, जो बच्चा है वो अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति कर रहा है, कि जो उसके अंदर जिज्ञासा है, जो क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ रहे हैं, ये बात भी सही लग रही है। रिफ्लेक्टिंग अपॉन एन ऑब्जर्वेशन एंड अप्लाइंग लॉजिक, मतलब वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है जो भी ऑब्जर्व उसने किया है, जो भी उसके पास एक अवलोकन है, जो उसने ऑब्जर्व किया अपनी रियल लाइफ में जब वो सब्जी बेचने जाती है अपने पिताजी के साथ, और उसने ऑब्जर्व किया कि लाइंस जैसी मैप पे होती हैं वैसी तो नहीं है यहाँ।
तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है, जब उसने क्लासरूम में पढ़ा तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है अपने अनुभव पे कि यार ये मेरे अनुभव में तो ऐसा नहीं है ना। तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है बच्ची, और लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश कर रही है कि ऐसा तो नहीं था, फिर क्या ये बात गलत है या क्यों नहीं होता ऐसा, तर्क लगा रही है, सिर्फ मान नहीं लिया जो लिखा हुआ है। तो अब चारों ही बातें सही लग रही हैं हमें, लेकिन चारों बातों का जवाब तो सही नहीं हो सकता क्योंकि दो ही पेयर में हमें चूज करना है। अब हमें वही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, कोई भी दो बेस्ट ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे, बाकी दो को साइड करना पड़ेगा, क्योंकि पेडागोजी में ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन सही हो कई बार। तो रिलेटिंग अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद दी क्लासरूम एक्टिविटी, बात तो सही लग रही है, तो ABCD तो हम चूज नहीं कर सकते। एक्सप्रेसिंग अ नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट हर एनवायरमेंट, लेकिन ये और भी चीजों से हो सकता था, जरूरी नहीं है इसके लिए वो रियल लाइफ में विजिट करती तभी नेचुरल क्यूरियोसिटी आती। तो हमें बेटर यहाँ ये लग रहा है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप हो रही है बच्चे में और रिफ्लेक्ट कर पा रहा है वो अपने अनुभव के आधार पे। अगर सिर्फ दो ही ऑप्शन चूज करने हैं तो हमको B और D के साथ जाना पड़ेगा। B और D का ऑप्शन हमें साथ में दिख रहा है कहीं ना कहीं, यस। अगर हम बात करें, क्योंकि हम इसको नहीं हटा सकते ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग को भी नहीं हटा सकते हम, और रिफ्लेक्ट कर रही है अपने अनुभव पे, इसको भी नहीं हटा सकते, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ रिफ्लेक्शन में अपने आप अंदर आ गया कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चे का रिलेट कर पा रहा है वो, तो जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो रियल लाइफ में तो रिलेट कर ही पाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन था वो D में अपने आप समाहित है, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो, ठीक है ना। और अगर हम बात करें किसकी, C ऑप्शन की, कि नेचुरल क्यूरियोसिटी, तो ये क्वेश्चन पूछना या फिर अप्लाई करना हायर ऑर्डर थिंकिंग में वो ऑलरेडी क्यूरियोसिटी की वजह से ही आता है। तो ये B, जो C और A हैं वो अपने आप बाकी के दोनों ऑप्शंस के अंदर समाहित हो जा रहे हैं। तो बेटर ऑप्शन फिर हमारे पास B और D ही बचते हैं, जो कि D ऑप्शन है। चलिए का खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये इस तरह की लाइंस होती है, इनकी बात हो रही थी, और फिर जब वो बच्चा रियल में जब जाता है कहीं अपने पिताजी के साथ सब्जी बेचने, तो उसको दिखता है यार एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं, कहीं लाइन तो है नहीं जैसी मैप पे होती है, ऐसा थोड़ी ये वाला गांव खत्म हो गया अब एक लाइन आ गई जमीन पे, ठीक है ना, वो माइलस्टोन लगा होगा, बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, दुर्गा टेल्स रानी, दुर्गा एक बच्ची है, रानी को बता रही है, ऑन पूर्णिमा फुल मून नाइट मून इज राउंड लाइक चपाती मेड बाय माँ। Kabir says no, it is like the puri fried in oil. Ranveer says no, you both are wrong. It is a football kicked by me in the sky. The explanation given by children indicates the development of which of the following.